स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक है वो है बाउंड्री लेयर। तो बाउंड्री लेयर होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं। इससे पहले हम लोगों ने तमाम तरह के एग्जैक्ट फ्लो देखे थे, जिसमें पोजाई फ्लो, कुवेट फ्लो, हजन पोजाई फ्लो, फ्लो इन ट्यूब ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन एंड इलिप्टिक क्रॉस सेक्शन, ये सब हम लोगों ने देखे थे। इसके अलावा एक अनस्टडी फ्लो भी देखा था ओवर अ फ्लैट प्लेट। ये सब जो फ्लो थे, इसमें जो रेनॉल्ड नंबर था, रेनॉल्ड नंबर के बारे में आपको बताया जा चुका है। रेनॉल्ड नंबर जो है एक ये नंबर होता है, यानी किसी फ्लो के लिए जो उसकी वेलोसिटी, कैरेक्टरिस्टिक वेलोसिटी है u, और कोई लेंथ जहां पे भी फ्लो हो रहा है, मान लीजिए कि किसी स्फीयर के चारों तरफ फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे हम इसकी रेडियस या डायमीटर कुछ भी हम इसका लेंथ दे सकते हैं। यहाँ पे जो लेंथ है, तो ये फ्लो जो हो रहा है ये उसके कैरेक्टरिस्टिक हैं, उसको देखते हुए हमें इनको तय करना है। तो वेलोसिटी u है, लेंथ l है, और न्यू यानी कि विस्कोसिटी बाई डेंसिटी। फ्लूइड की डेंसिटी आपको पता ही होगी, जो भी फ्लूइड है, और उसकी विस्कोसिटी। तो ये जो रेशियो होता है, इसको रेनॉल्ड नंबर कहते हैं किसी फ्लो के लिए, और अलग अलग फ्लो के लिए अलग अलग होगा, ये ऑब्वियस है। तो अभी तक जो हम लोगों ने फ्लो देखे हैं, उसमें सब में रेनॉल्ड नंबर जो है एक मॉडरेट रेनॉल्ड नंबर का फ्लो था, मतलब ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम, इस तरीके से। देखिए, रेनॉल्ड नंबर हाई कब होगा, जब ये स्मॉल होगा। विस्कोसिटी जब बहुत स्मॉल होगी तो रेनॉल्ड नंबर हाई होगा, और जब विस्कोसिटी लार्ज होगी, फ्लूइड बहुत विस्कस होगा, तो रेनॉल्ड नंबर लो होगा। ये तो विस्कोसिटी से इसका डिपेंडेंट है। इसके अलावा वेलोसिटी और लेंथ भी इसको तय करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रभावशाली फैक्टर है इसमें, वो विस्कोसिटी है। तो रेनॉल्ड नंबर इज हाई व्हेन विस्कोसिटी इज लो, एंड रेनॉल्ड नंबर इज लो when viscosity is high। ये हम यहां से देख सकते हैं। तो अभी तो हमने जो फ्लो पढ़े, उसमें ऐसा कुछ स्पेसिफाई हमने कभी नहीं किया कि रेनॉल्ड नंबर हाई है या लो है। मॉडरेट रेनॉल्ड नंबर के फ्लो हम लोगों ने देखे, लेकिन फ्लूइड डायनेमिक्स में ये दो क्लासिफिकेशन फ्लो के बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें रेनॉल्ड नंबर बहुत हाई हो और रेनॉल्ड नंबर बहुत लो हो। इस आधार पर भी फ्लो को कैटेगराइज किया जा सकता है, और करते हैं। तो अब जो हम अगला फ्लो देखने जा रहे हैं, दैट इज फॉर हाई रेनॉल्ड नंबर फ्लो। हाई रेनॉल्ड नंबर फ्लो, हाई रेनॉल्ड नंबर फ्लो मतलब व्हेन विस्कोसिटी इज वेरी स्मॉल, विस्कोसिटी इज स्मॉल। तो इस फ्लो को हम देखेंगे, इस तरह के फ्लो हम देखेंगे जिसमें रेनॉल्ड नंबर बहुत हाई हो। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है, रेनॉल्ड नंबर बहुत हाई है, इसका मतलब विस्कोसिटी बहुत स्मॉल है। स्मॉल विस्कोसिटी होने का मतलब ये है कि मान लीजिए एयर है, तो वहाँ विस्कोसिटी बहुत कम होती है, नेग्लिजिबल होती है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि जो इस तरह के फ्लो है जहाँ विस्कोसिटी बहुत स्मॉल है, क्या यहां पर विस्कोसिटी को जीरो ही लेकर के इसको सॉल्व कर लिया जाए? जो भी प्रॉब्लम है, विस्कोसिटी जीरो लेकर के क्या उसे सॉल्व कर लिया जाए? यानी कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो नेवियर स्टोक्स की बजाय आयलर्स इक्वेशन यूज कर ले? ये सवाल उठता है। अगर लो विस्कोसिटी है, बहुत स्मॉल विस्कोसिटी है, तो क्या फ्लूइड फ्लो की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए
नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन की जगह आयलर्स इक्वेशन को यूज कर लिया गया। तो इसका जवाब आता है, इसमें बहुत एरर आता है और इसका जवाब है कि ये नहीं कर सकते। समस्या क्या है, उससे पहले ये जाने कि ऐसा करना जरूरी क्यों है, आयलर्स इक्वेशन क्यों ले रहे। आयलर्स इक्वेशन इसलिए ले रहे, ये ऑब्वियस है, क्योंकि जो नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन होती है वो आप जानते हैं कि बहुत ही कंप्रेशन इक्वेशन है, वो नॉन लीनियर टाइप की है और उसको एज इट इज सॉल्व किया जाना बहुत मुश्किल है, उसमें दिक्कत आएगी। अगर उसमें विस्कोसिटी जीरो ले लें तो वो बहुत सिंपल इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाती है, जिसे आयलर्स इक्वेशन कहते हैं। तो ये मामला केवल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का है। अगर विस्कोसिटी स्मॉल है तो क्या आयलर्स इक्वेशन ले, इसका जवाब आता है नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, तो इस पे बहुत चर्चा हुई, इस पे बहुत साइंटिस्ट काम करते रहे और इस तरीके से जो है लो विस्कोसिटी के फ्लो को सॉल्व करने की कोशिश करते रहे, उसमें एरर आते रहे। वो जो एक्चुअल हमारी जो फ्लो था और जब हम उसको मॉडल करते थे, यानी उसको सॉल्व करते थे विस्कोसिटी जीरो लेकर के, तो देखते थे कि वो जो फ्लो के कैरेक्टरिस्टिक हैं उनको मीट आउट नहीं कर रहा है। वहां पर जो एक्चुअल में हो रहा है और जो सॉल्व करके मिल रहा है रिजल्ट, उनमें अंतर आ रहा है। तो इस बात को सबसे पहले जो है प्रेंडल, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने जो है इसका जवाब दिया। प्रेंडल ने इसका सबसे पहले जवाब दिया और उन्होंने कहा कि प्रेंडल इन 1903, इसमें इन्होंने ये बताया कि जो स्मॉल विस्कोसिटी के फ्लो हैं उनको, उन प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करना है, उसमें उन्होंने देखा कि मान लीजिए कि ये कोई बाउंड्री है, कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी ये सॉलिड बाउंड्री है और इसके चारों तरफ फ्लो हो रहा है और जो फ्लूइड है वो बहुत स्मॉल विस्कोसिटी का है, एयर ले लीजिए। तो उन्होंने देखा कि इस तरह के जो फ्लो है उसमें बाउंड्री पर तो हमें वेलोसिटी जीरो लेनी है, क्योंकि अगर विस्कोसिटी है तो नो स्लिप कंडीशन लगानी पड़ेगी, बाउंड्री पर नो स्लिप कंडीशन लगेगी, कितनी भी स्मॉल विस्कोसिटी हो। नो स्लिप कंडीशन ये नहीं बताती विस्कोसिटी स्मॉल हो या हाई हो, नो स्लिप कंडीशन ये कहती जो वेलोसिटी बाउंड्री की है वही वहां पर फ्लूइड की होगी। तो स्मॉल विस्कोसिटी ही सही, नो स्लिप कंडीशन कहती है यहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। अगर बाउंड्री मूव नहीं कर रही है, स्टेशनरी है, तो वहां नो स्लिप कंडीशन से फ्लूइड की वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। और उन्होंने ये पाया प्रेंडल ने कि इसके नेबरहुड में एक बहुत थिन लेयर है, बहुत एक थिन लेयर है जिसके अंदर विस्कोसिटी का प्रभाव देखने को मिलता है। यानी बाउंड्री के करीब एक बहुत थिन लेयर है, बहुत पतली लेयर है जिसमें विस्कोसिटी का प्रभाव बहुत ज्यादा है और उस लेयर के बाहर विस्कोसिटी का प्रभाव ज्यादा नहीं है क्योंकि विस्कोसिटी बहुत कम है। तो इस लेयर के बाहर विस्कोसिटी को जीरो ले सकते हैं, यानी आयलर्स इक्वेशन लेकर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन कहां, इस बाउंड्री के बाहर, और इस बाउंड्री के अंदर हम विस्कोसिटी जीरो नहीं ले सकते, यानी इसके अंदर हमें नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन ही लगानी पड़ेगी क्योंकि यहां विस्कोसिटी प्रभावशाली है, डोमिनेंट रोल प्ले करती है। तो ये लेयर बहुत थिन है, ऐसा नहीं कि ये बहुत मोटी है, ये बहुत थिन लेयर है, बाउंड्री के करीब होगी, बिल्कुल बाउंड्री पे होगी और ये बहुत थिन लेयर होगी और जो भी इसका थिकनेस होगा
इसको डेल्टा से डिनोट करते हैं और इसको बाउंड्री लेयर थिकनेस कहा जाता है। कहते हैं बाउंड्री लेयर थिकनेस, बाउंड्री लेयर थिकनेस। इसके बाहर जो है विस्कोसिटी का प्रभाव नेग्लिजिबल है, यानी विस्कोसिटी जीरो ले सकते हैं। लेकिन इस रीजन के अंदर, बाउंड्री लेयर के अंदर विस्कोसिटी का प्रभाव अच्छा खासा है और वो फ्लूइड के फ्लो पर प्रभाव डालता है विस्कोसिटी। तो इस लेयर के अंदर अगर हम विस्कोसिटी को जीरो लेके सॉल्व करेंगे तो बहुत एरर आने वाला है, प्रॉब्लम का एक्चुअल सोल्यूशन नहीं मिल पाएगा। तो ये पाया गया कि बाउंड्री लेयर के अंदर विस्कोसिटी को जीरो नहीं ले सकते, बाहर ले सकते हैं। प्रेंडल ने यही काम किया। तो प्रेंडल का योगदान है, जो बाउंड्री लेयर थ्योरी है वो प्रेंडल ही लेके आए। तो बाउंड्री लेयर के अंदर विस्कोसिटी का प्रभाव है, इसलिए इसके यहां विस्कोसिटी जीरो नहीं ले सकते। बाउंड्री लेयर के बाहर विस्कोसिटी का प्रभाव बहुत कम है, वहां जीरो ले सकते हैं। तो ये है बाउंड्री लेयर थ्योरी। बाउंड्री लेयर थ्योरी क्या है? बाउंड्री लेयर थ्योरी ये क्या है कि हाई रेनॉल्ड नंबर फ्लो जिसमें विस्कोसिटी बहुत स्मॉल है, ऐसे फ्लो में बाउंड्री सॉलिड बाउंड्री के करीब एक थिन लेयर बन जाती है जिसके अंदर विस्कोसिटी का प्रभाव बहुत ज्यादा है और उस लेयर के बाहर विस्कोसिटी का प्रभाव बहुत कम है फ्लो पर। तो इस लेयर को बाउंड्री लेयर कहा जाता है जिसके अंदर विस्कोसिटी का प्रभाव बहुत ज्यादा है। तो दिस लेयर इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर और ये बहुत थिन लेयर है। अब सवाल ये है कि थिन लेयर है वो ठीक है, तो इसकी लेकिन थिकनेस क्या है क्या? तो ये अलग अलग फ्लो पे अलग अलग होगी और ये निश्चित रूप से उस फ्लो के रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करेगी। जो थिकनेस है वो फ्लो के रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करेगी, यानी मेजरली विस्कोसिटी पे डिपेंड करेगी, लेकिन ओवरऑल रेनॉल्ड नंबर पर डिपेंड करेगी। तो रेनॉल्ड नंबर पर जब ये डिपेंड करेगी तो हर फ्लो के लिए अलग अलग होगी। और इसको डिफाइन इस तरीके से करते हैं कि मान लीजिए कि मेन स्ट्रीम वेलोसिटी है, यानी कि कोई फ्लूइड v वेलोसिटी से या u वेलोसिटी से मूव कर रहा है और जब एक सॉलिड बाउंड्री के करीब में आया तो जैसा कि हमने बताया कि इस लेयर के बाहर तो विस्कोसिटी का प्रभाव नहीं होगा, शून्य होगा लगभग। तो बाहर वेलोसिटी इसकी लगभग u ही होगी क्योंकि कोई फ्रिक्शन है नहीं। लेकिन इस लेयर के अंदर, बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी u नहीं होगी, कम होगी। और कम इसलिए होगी क्योंकि बाउंड्री लेयर पे, बाउंड्री के ऊपर वेलोसिटी जीरो है, लेना है बाउंड्री कंडीशन के कारण, और फिर धीरे धीरे बढ़ेगी। तो इस लेयर के अंदर ये धीरे धीरे बढ़ेगी। तो जहां पर ये अपने मेन स्ट्रीम वेलोसिटी जो इसकी है उसका 99% जहां पे मिल जाए उतनी थिकनेस ले लेते हैं, यहां वेलोसिटी जीरो है, बढ़ती जाएगी और जब 99% हो जाएगी, देखिए 100 वाला दायरा बहुत बड़ा होगा क्योंकि यहां इस रीजन के अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होगा। बाउंड्री लेयर के अंदर वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होगा। यहां जीरो है, फिर तेजी से वेलोसिटी बढ़ना शुरू होगी। शुरुआत में वेलोसिटी तेजी से बढ़ना होगी, यानी वेलोसिटी ग्रेडियंट बहुत ज्यादा होगा, बढ़ना शुरू होगी, लेकिन 100 लेने के लिए बहुत दूर जाना पड़ेगा। तो थिकनेस बहुत ज्यादा हो जाएगी और हमको जो विस्कोसिटी का इफेक्ट है वहीं तक कोफाइंड रहना, जहां विस्कोसिटी का प्रभाव है। तो 99% पर हम रोक देते हैं इसको, इस तरीके से इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो मेन स्ट्रीम वेलोसिटी की जहां 99% वेलोसिटी मिल जाती है वहां उतनी जो है थिकनेस बाउंड्री लेयर की लेते हैं और ये फ्लो पर डिपेंड करेगी, अलग अलग फ्लो में ये अलग अलग थिकनेस होगी।
तो दिस इज कॉल्ड बाउंड्री लेयर एंड बाउंड्री लेयर थिकनेस। ये दो चीजें हो गई। अब सवाल ये आता है, क्या एज इट इज नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन इसके अंदर ली जाएगी या उसमें भी कुछ सिंप्लीफिकेशन हो सकता है? क्योंकि ये तो तय है कि विस्कोसिटी ओवरऑल कम है, इस लेयर के अंदर उसका प्रभाव है। इस लेयर के अंदर कुछ बात तो और होगी, क्या कुछ ऐसा है जिससे हम नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को और सिंप्लीफाई कर लें, तो इसको हमें देखना है। तो एक फ्लो लेते हैं जिसके लिए प्रेंडल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन, यानी वो इक्वेशन, मोशन की वो इक्वेशन जो बाउंड्री लेयर के अंदर वैलिड हैं, यानी जिनको यूज करना है, उनको कहा जाता है प्रेंडल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन। क्योंकि प्रेंडल ने सबसे पहले नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके रिड्यूस किया था बाउंड्री लेयर के अंदर यूज करने के लिए। नेवियर-स्टोक्स इक्वेशन को एज इट इज लेने की जरूरत नहीं, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो जाएगी। तो जो सिंप्लीफाइड इक्वेशन है दैट इज कॉल्ड प्रेंडल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन। तो यहां पर जो हम करने जा रहे हैं वो एक 2 डायमेंशनल फ्लो के लिए, जो कि एक प्लेट के ऊपर हो रहा है, उसके लिए प्रेंडल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन को डिराइव कर रहे हैं। फॉर 2 डायमेंशनल फ्लो। तो ये फ्लो इस तरीके का है। लेट वी हैव अ फ्लैट प्लेट सबमर्ज्ड इन अ फ्लूइड इनफाइनाइट है, उसके अंदर एक प्लेट रखी है और प्लेट इनफाइनाइट लेंथ की नहीं है, उसकी लेंथ हम L लेते हैं, ये है। और 2 डायमेंशनल इसलिए कहते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई और ये परपेंडिकुलर वाई एक्सिस हो गई, और जो ब्रेथ है इसकी जेड एक्सिस के अलॉन्ग है। लेकिन मान लीजिए कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो जेड के साथ फ्लो तो चेंज नहीं होगा, इसलिए ओवरऑल फ्लो 2 डायमेंशनल ही रहा है, क्योंकि वो एक्स और वाई पर ही डिपेंड कर सकता है, जेड पर डिपेंडेंट नहीं है। तो मान लीजिए कि इधर से वेलोसिटी आपको मेन स्ट्रीम है और यू वेलोसिटी से आ रही है, तो यहां पर बाउंड्री लेयर जनरेट हो रही है। अचानक से तो मिल नहीं जाएगी, बढ़ते बढ़ते मिलेगी। ये एज है तो यहां से बढ़ते बढ़ते मिलेगी, यहां थिकनेस 0 होगी, फिर बढ़ती जाएगी और फिर एक निश्चित थिकनेस मिल जाएगी। तो मान लीजिए कि ये जो थिकनेस है वो डेल्टा है, ये कहीं पर, और वो एक्स के साथ बदलेगी तो एक्स का फंक्शन हो सकती है, लेकिन जब पूरी डेवलप हो जाएगी तो नहीं होगी। तो इस लेयर के अंदर क्या इक्वेशन बनेगी मोशन की, वो हमें देखना है। दैट इज कॉल्ड प्रेंडल्स बाउंड्री लेयर इक्वेशन। तो इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।